हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम विलेन चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो क्या रहेगा, ठोसों की द्रवों में विलेयता। आज का टॉपिक रहेगा ठोसों की द्रवों में विलेयता। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। पहले हम विलेयता के बारे में जानते हैं। ठोसों की द्रवों में विलेयता को जानने से पहले हम केवल और केवल विलेयता को अच्छे से समझेंगे कि विलेयता क्या चीज़ होती है, फिर हम ठोसों की द्रवों में विलेयता अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, विलेयता क्या होती है ये अब हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई बर्तन है। ठीक दोस्तों, ये एक बर्तन ले लिया आपने, सिंपली एक बर्तन ले लिया और इसमें मान लीजिए 100 ग्राम आपने जल मिला दिया। 100 ग्राम जल। अब 100 ग्राम जल एक बर्तन में लिया और आपने इधर से चीनी ऐड करी। आप चीनी मिलाते रहे। अब 100 ग्राम ये जल है और आप चीनी मिला रहे हैं। आप मिलाते रहे, चीनी मिलाते रहे, मिलाते रहे, मिलाते रहे, मिलाते रहे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीनी घुलना बंद कर देगी। अब चीनी नहीं घुलेगी। अब क्या होगा कि ये जो चीनी आप घोल रहे हैं अधिकतम घुल गई, अधिकतम घुल गई। इस 100 ग्राम जल में अधिकतम घुल गई। जितनी घुलनी थी अब घुल गई, अब नहीं घुलेगी। अब क्या होगी कि अब ये चीनी इस 100 ग्राम जल में नहीं घुलेगी। तो ये जो चीनी जितनी घुली है, मान लीजिए अगर जैसे यहाँ पर चीनी आपने 15 ग्राम घोल पाई, अब ये जो 15 ग्राम है ये क्या कहलाएगी, चीनी की विलेयता। ठीक है दोस्तों, कि जो मज़ा आ रहा है ना कि 100 ग्राम जल में आपने जितनी चीनी घोल पाई, धमाधम 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 घोलते रहे, घोलते रहे, घोलते रहे, घोलते रहे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीनी अब नहीं घुलेगी। अब जितनी चीनी घोल पाई उस समय आपने जितनी मात्रा घोल पाई चीनी की, वही क्या कहलाएगी, विलेयता। अब विलेयता क्या, ये तो हमने आपको एग्जाम्पल से बता दिया मात्राओं के आधार पर, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड परिभाषा का अध्ययन करेंगे। ये है मात्राओं के आधार पर समझाने के हिसाब से ये परिभाषा आपको बता दी और समझने में आसानी हो जाए, इसीलिए। अब देखो, एक इसकी परिभाषा बढ़िया सी बताते हैं। विलेयता की परिभाषा क्या हो जाएगी कि यहाँ पर ये 100 ग्राम विलायक का मतलब पता क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर 100 ग्राम ले लिया, लेकिन यहाँ पर तो आपने ले लिया 100 ग्राम। अब हर जगह 100 ग्राम थोड़ी होगा, तो हम क्या करते हैं कि निश्चित लेते हैं। क्या करते हैं, निश्चित विलायक। निश्चित विलायक। अब ये जो चीनी की मात्रा है ये ज़रूरी थोड़ी 15 ही ग्राम घुले, और ज़्यादा भी घुल सकती है, या ऐसा हो कि 15 से कम ही घुल पाए। तो लेकिन वो मात्रा क्या होगी, वो मात्रा होगी अधिकतम। अब उससे ज़्यादा नहीं घुलेगी। तो अधिकतम मात्रा ये जो 15 ग्राम है, ये तो इसके लिए हमने उदाहरण बताया था, लेकिन ये जो मात्रा है वो कैसी है, अधिकतम। अब अधिकतम किसी के लिए 15 से कम भी हो सकती है और किसी के लिए 15 से ज़्यादा। तो इसकी परिभाषा विलेयता की क्या हो जाएगी कि निश्चित विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। एक निश्चित विलायक ले लिया और उसमें आपने अधिकतम जितना घोल पाया विलेय, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी विलेयता। ये निश्चित विलायक में अधिकतम मात्रा आपने विलेय की घोली, वो विलेयता कहलाएगी। ये आपको याद रखना है। अब निश्चित विलायक के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम ले लिया था, अधिकतम मात्रा 15 घोल पाई, चीनी और जल का उदाहरण लिया था। तो विलायक इसमें जल है और विलेय है चीनी है, तो विलेय की अधिकतम मात्रा हमने मान ली थी 15 ग्राम घुल गई। अब जो मात्रा घुली भाई विलेयता, तो इसकी विलेयता 15 ग्राम। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो ताप है, यहाँ पर जितना भी आप टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर है वो निश्चित होना चाहिए। निश्चित नहीं होगा, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो चीनी और घुलती चली जाएगी। इसीलिए हमारी विलेयता कभी सही नहीं आएगी अगर जब तक ताप निश्चित नहीं होगा। एक निश्चित ताप ले लिया आपने, जैसे मान लीजिए अगर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, तब जब तक आप घोलें और अधिकतम मात्रा जब तक घुले तब तक कितना ताप होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही अगर आप ताप बढ़ाएंगे चीनी और घुल जाएगी। अब जो विलेयता हमारी जो वास्तविक विलेयता थी उससे क्या है, ज़्यादा आएगी। और क्या होगा, जितना भी हमारा विलेयता आएगी वो गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने ताप बदल दिया। ताप एक निश्चित होना चाहिए, कितना भी ताप हो। 25 की जगह अगर हम
कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमने जो ताप लिया है वो निश्चित है और जितना विलेय घोल पाया है हमने उस समय, उस निश्चित ताप पर वही विलेयता कहलाएगी। अब दोस्तों इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता। एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर लेनी चाहिए कि ठोसों की द्रवों में विलेयता, हम बात किसकी कर रहे हैं? ठोसों की द्रवों की। जब भी हम ठोस और द्रव की बात करते हैं आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि जल प्लस चीनी, चीनी जिसमें ठोस है और जल द्रव। जब ये अगर आपके माइंड में आ गया तो ये जो टॉपिक है इसे समझने में बहुत सरलता होगी कि अगर आपने ठोस और द्रव आपसे जब भी कहा जाए कि ठोस और द्रव, तुरंत आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए जल प्लस चीनी। जल प्लस चीनी क्या होते हैं? ठोस प्लस द्रव। इसी के आधार पर अगर हम इसे समझेंगे बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब देखो दोस्तों क्या है, ये विलेयता है। ये विलेयता किसी के लिए भी हो सकती है, ठोस द्रव गैस किसी के लिए भी, लेकिन यहाँ पर ये पार्टिकुलर ठोस की द्रव में विलेयता है। क्या है? एक निश्चित ताप पर। निश्चित ताप होगा ही, निश्चित ताप अगर नहीं होगा तो विलेयता बदल जाएगी। ताप अगर बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जब यहाँ पर इसका ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता जितनी वास्तविक विलेयता है उससे ज़्यादा आएगी, सही कभी नहीं आएगी। तो ताप हमें हमेशा निश्चित लेना है, ताप बिल्कुल कांस्टेंट रहना चाहिए। जब तक हम उसमें विलेय घोलते रहें तब तक ताप निश्चित होना चाहिए। 100 ग्राम विलायक में विलायक कितना है? विलायक हमने माना था निश्चित। अब निश्चित के लिए हम 100 ग्राम मान लेते हैं, क्योंकि निश्चित की एक मात्रा होगी। 100 ग्राम बहुत बढ़िया है, 100 ग्राम मान लिया। अब 100 ग्राम विलायक में, विलायक की जगह यहाँ पर हमने क्या लिया था? जल लिया था। अब विलायक की जगह यहाँ पर हमने जल लिया था, तभी आपको अच्छे से समझ में आ गया था। 100 ग्राम विलायक ले लिया, उसमें विलेय की ग्राम में घुली हुई अधिकतम मात्रा आप धमाधम 100 ग्राम में घोलते जा रहे। अब जितनी चीनी अधिकतम घुल पाएगी, अधिकतम जितनी चीनी घुल पाएगी वही उसकी विलेयता। तो विलेय जितना अधिकतम घुल पाएगा विलायक में, विलेय जितना विलायक में अधिकतम घुल पाएगा वो क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। और निश्चित ताप होना चाहिए। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। और ये विलेयता किसकी है? ठोसों की द्रवों में, क्योंकि हम किसे घोल रहे हैं? ठोस क्या है हमारा? यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो चीनी और द्रव हमने लिया था, यहाँ पर द्रव लिया था जल। तो ये विलेयता हमें ठोसों की द्रवों में यहाँ पर दी है कि ठोसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है? एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक है। विलायक क्या है? विलायक यहाँ पर द्रव है, विलायक द्रव होता है। और उस विलायक में जो ठोस विलेय है, ठोस विलेय कुछ भी हो सकता है, ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा कितनी घुल जा रही है उस विलेय में? जो 100 ग्राम है विलायक, 100 ग्राम विलायक में कितना अधिकतम विलेय घुल जा रहा है वही ठोसों की द्रवों में विलेयता कहलाती है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक, ये मात्रक है इसका। ग्राम मतलब विलेय के कितने ग्राम घुले, प्रति 100 ग्राम विलायक मतलब 100 ग्राम विलायक में विलेय के कितने अधिकतम ग्राम घुले हैं। यही ये मात्रक भी बताता है, इसकी परिभाषा ये मात्रक भी डिफाइन कर देता है कि 100 ग्राम विलायक में कितने विलेय के ग्राम घुले हैं। अब जितने अधिकतम घुले, अधिकतम का मतलब है कि अब उसमें आप ताप बढ़ाए बिना, ताप को कम या ज़्यादा किए बिना अब उसमें आप विलेय और अधिक नहीं घोल सकते। विलेय जितना घुलना था अब घुल गया। अब इसका मतलब ये है कि अब ताप अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तभी विलेय उसमें और अधिक घुलेगा, अब नहीं घुलेगा। इसका मात्रक ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक याद रखना है आपको। ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक मतलब विलेय के ग्राम, और 100 ग्राम विलायक में विलेय के ग्राम। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये बात है कि वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाते हैं। संतृप्त विलयन कहलाते हैं, ये आप यहाँ पर पढ़ चुके थे लेकिन हमने आपको उस समय बताया नहीं। अब आपको यहाँ पर स्टेप वाइज हम क्लियर करेंगे। आपने 100 ग्राम क्या लिया? जल लिया। 100 ग्राम क्या लिया? 100 ग्राम लिया जल। उसमें आपने चीनी घोली। अब चीनी घोली, निश्चित ताप है, ताप के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ताप को हमें क्या रखना है?
कांस्टेंट रखना है। अब 100 ग्राम विलायक लिया, आप उसमें चीनी धमाधम 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 घोले जा रहे हैं, खूब चीनी घोली, खूब घोली। अब चीनी कह रही अब हम नहीं घुल पाएंगे, अब हमारी अधिकतम मात्रा घुल गई, जो विलयन बन गया। अब ये जो चीनी घोलकर यहाँ पर जो जल प्लस चीनी वाला विलयन बन गया, चीनी यहाँ पर क्या है, अधिकतम घुल गई। अब ये जो विलयन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। ये संतृप्त हो गया, इसकी आत्मा तृप्त हो गई, ये बिल्कुल तृप्त हो गया विलयन, इसकी इच्छा पूरी हो गई। अब जितनी चीनी घुलनी थी उतनी घुल गई। अब ये जो विलयन बन गया वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन कोई पूछे क्या होता है तो आपको क्या बताना है कि किसी विलायक में विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा जब घुल जाती है, अधिकतम मात्रा घुल जाती है तो वो विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अब वह विलयन और अधिक विलय को, अब उसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। क्यों नहीं घोला जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ताप कांस्टेंट है। ताप कैसा है, टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ये तो नियत है, हमने पहले ही कह दिया कि ये नियत है, ये ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। अगर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है तो वही लेंगे। अब ताप को घटा बढ़ा नहीं सकते। अब चीनी जितनी घुलनी थी घुल गई, चीनी जितनी थी घुलनी थी घुल गई। अब ये जो विलयन बनेगा ये संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, संतृप्त विलयन में उसी ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, है ना वही बात कि ताप अगर घटाया या बढ़ाया नहीं, ताप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ताप घटाया या नहीं बढ़ाया नहीं तो आप संतृप्त विलयन में अब और अधिक विलय नहीं घोल सकते। क्यों नहीं घोल सकते, क्योंकि अब उसमें विलायक जो है जल है, उसमें जो विलय चीनी है, अब चीनी अधिकतम घुल चुकी है। अब चीनी की और अधिक मात्रा को हम जल में नहीं घोल सकते हैं। और क्या है कि ताप हम घटा बढ़ा नहीं रहे हैं, ताप को हम निश्चित ले रहे हैं, ना ताप को घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं। और विलय जितना घुलना था घुल गया, चीनी जितनी घुलनी थी घुल गई। अब क्या होगा, अब संतृप्त विलयन जो बना है, ये जो संतृप्त विलयन बनकर तैयार हुआ है, ये इसमें अब हम और अधिक विलय नहीं घोल सकते। तो एक बार फिर से क्लियर करेंगे कि ठोसों की द्रवों में विलयता आज का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बार हम इसे फिर से बताते हैं। विलयता आपको पता लग गई कि किसी निश्चित विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा, और किस पर, एक निश्चित ताप पर। निश्चित ताप लिया है तो एक जो निश्चित विलायक है उसमें विलय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, विलयता। अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, विलयता। विलयता कहलाती है अधिकतम मात्रा। अब इसी प्रकार हम इसे समझेंगे कि 100 ग्राम विलायक में विलय की ग्राम में अधिकतम मात्रा, विलय की ग्राम में अधिकतम मात्रा। 100 ग्राम विलायक है। अब विलायक यहाँ पर क्या होता है, विलायक द्रव होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ठोसों की द्रवों में, तो विलायक जो लिया जाता है वो द्रव होता है, और विलय क्या होता है, ठोस होता है, क्योंकि हम ठोसों की द्रवों में पढ़ रहे हैं। तो विलायक है वो द्रव है, जैसे यहाँ पर हमने विलायक जल लिया था तो विलायक द्रव होता है, और जो विलय है वो चीनी थी, चीनी ठोस होती है। तो ठोसों की द्रवों में विलयता पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे कि 100 ग्राम विलायक द्रव है और विलय क्या है, विलय ठोस है। अब 100 ग्राम विलायक, जैसे 100 ग्राम जल में विलय की अधिकतम मात्रा मतलब चीनी की अधिकतम मात्रा। 100 ग्राम जल में आप चीनी कितनी घोल पा रहे हैं, एक निश्चित ताप पर जितनी चीनी आपने घोल पाई वही क्या कहलाएगी, ठोसों की द्रवों में विलयता। विलयता को हम एक और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, क्या है विलयता, ये इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। विलयता का मतलब क्या होता है, विलय होने की क्षमता, विलय होने की क्षमता। आया ना मजा, विलय होने की क्षमता, ये क्या होती है, यही कहलाती है विलयता। विलय होने की क्षमता मतलब चीनी कितनी विलय हो सकती है 100 ग्राम विलायक में, वही कहलाती है विलयता। तो विलयता को हम विलय होने की क्षमता से भी समझ सकते हैं। अब 100 ग्राम विलायक में विलय जितनी घुल सकती है, विलय की जितनी क्षमता है घुलने की, पूरी क्षमता दिखा दी उसने निश्चित ताप पर। 100 ग्राम विलायक में जितना घुल पाएगा वही क्या कहलाएगी, ठोसों की द्रवों में विलयता। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक, मतलब विलय के ग्राम किस में घुले हैं, प्रति 100 ग्राम विलायक। 100 ग्राम विलायक में विलय के जितने ग्राम घुले हैं वही कहलाएंगे हमारी ठोसों की द्रवों में विलयता कहलाएंगे। इसीलिए इसका मात्रा क्या हो जाता है, ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक।
अब आपने चीनी घोल दी 100 ग्राम विलायक में जितनी घोलनी थी घोल दी। अब जो विलयन बनकर तैयार हुआ वो संतृप्त विलयन कहलाता है। और संतृप्त विलयन की एक खास बात क्या होती है कि इसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। अगर हम ताप निश्चित रखें तो इसमें विलय को और अधिक नहीं घोल सकते। क्यों नहीं घोल सकते? क्योंकि इसमें जो विलय है, चीनी है, अब मैक्सिमम घुल चुकी है, अधिकतम घुल चुकी है। अब हम इसमें और अधिक चीनी को नहीं घोल सकते। इसीलिए संतृप्त विलयन में अगर ताप निश्चित रख दिया तो हम इसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते। अब दोस्तों हम ठोसों की द्रवों में विलयता के बारे में कुछ और बढ़िया से अध्ययन करेंगे, कुछ डीपली जाएंगे, फिर आपको हम और अच्छी चीज़ों से मिलवाएंगे। समान को घोलता है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि समान को घोलता है। जैसे इसमें हमने बताया था कि विलायक और विलय होते हैं। विलायक होता है और दूसरा क्या होता है? विलायक होता है और एक क्या होता है? विलय। ये दो चीज़ होती है विलयन में। अब विलायक और विलय ये होते हैं विलयन में, और हम पढ़ किसके बारे में रहे? ठोसों की द्रवों में विलयता के बारे में। मतलब यहाँ पर जो विलायक होगा वो द्रव होगा और जो विलय होगा वो क्या होगा? वो ठोस अवस्था में होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि जब ठोसों की द्रवों में विलयता की बात आए तो हम ठोस को द्रव में घोलेंगे। इसीलिए हमने जो चीनी थी उसे किस में घोला था? जल में घोला था, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ गया था। अब ठोस और द्रव ये विलय विलायक हो गए, ये आपको याद रखना है। बात क्या है कि समान को घोलता है। जैसे विलायक है, ये विलायक है और यहाँ पर ये विलय मान लीजिए। अब विलायक दो प्रकार के होते हैं। विलायक दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अभी आपको एक एक बात क्लियर करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि इसका फंडा क्या है, फिर आपको हम बताएंगे ये अध्रुवीय और ध्रुवीय क्या होते हैं। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय ये हो गई विलायक की बात। ये विलायक की बात है कि ध्रुवीय और अध्रुवीय दो प्रकार से होते हैं। ये आप अभी समझ लीजिए कि दो प्रकार से होते हैं। विलायक हैं वो अध्रुवीय होते हैं और एक ध्रुवीय होते हैं। अब बात क्या है कि समान को घोलता है। समान को घोलने का मतलब क्या है कि ध्रुवीय विलायक में कैसा विलय घुलना पसंद करेगा। क्योंकि बात हो रही है समान को घोलता है, मतलब ध्रुवीय में ध्रुवीय विलय ही घुलना पसंद करेगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि ध्रुवीय में ध्रुवीय विलय आसानी से घुलेगा और अध्रुवीय विलायक में कैसा विलय घुलना पसंद करेगा? अध्रुवीय। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि ध्रुवीय विलायक और ध्रुवीय विलय ये घुलना पसंद करेंगे, और अध्रुवीय ये विलय और विलायक अगर दोनों अध्रुवीय हैं तो घुलना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि समान को घोलता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, हमेशा याद रखना है कि समान को घोलता है। मतलब ध्रुवीय में घुल जाएगा और अध्रुवीय में घुलेगा। अगर हम ध्रुवीय में अध्रुवीय घोलते हैं ये कभी नहीं घुलेगा, और या ध्रुवीय में अध्रुवीय घोलते ये कभी नहीं घुलेगा, क्योंकि समान को घोलता है। ये आपको याद रखना है। अब देखो इसके एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए जल यहाँ पर विलायक है, जल विलायक है, और आपने क्या लिया? NaCl ले लिया। जल लिया और NaCl लिया। जल इस समय क्या है? यहाँ पर जल में घोल रहे हैं नमक को, तो जल विलायक है और ये NaCl क्या है? विलय। अब NaCl अपने आयनों में किस प्रकार टूटता है? Na++Cl-। देखो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आते हैं और कुछ ना कुछ नया सीख कर जाते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी। यहाँ पर विलय और विलायक ये ध्रुवीय में घुलते हैं, अध्रुवीय में घुलते हैं, ये तो आपने रट लिया। लेकिन क्यों होते हैं ये भी हम बताएंगे आपको। क्यों होते हैं ये भी जानना है। डीपली जितना आप जाएंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा और पढ़ते भी मज़ा आएगा। अब Na++ ये जो Cl- है ये NaCl इसमें वियोजित हो गया। और H2O किस प्रकार होता है? H2O ये H कितने हैं? 2। इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 इस पर नेगेटिव चार्ज।
H के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और O के पास निगेटिव चार्ज, ये आपको पता है। इन्हें हमने एक बर्तन में डाल लिया, ठीक है दोस्तों। अब ये दोनों एक बर्तन में पड़े हैं। अब क्या होगा, ये ध्रुवीय और ध्रुवीय जल्दी क्यों घुल जाते हैं, ये बात आपको यहाँ पर सीखनी है। अब देखो Na के पास क्या है, Na के पास प्लस चार्ज है और O के पास माइनस चार्ज। आपने एक बात पढ़ी होगी कि प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण, आकर्षण, और माइनस प्लस में भी क्या होता है, आकर्षण होता है, और माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है, और प्लस प्लस में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण। या ऐसे कि समान जो चार्ज होते हैं, समान चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, उनमें होगा प्रतिकर्षण। या अगर आकर्षण कब होगा, आकर्षण होगा जब दोनों विपरीत हो, एक प्लस या एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तब होगा आकर्षण, मतलब पास में आएंगे। अब यहाँ पर Na किसके पास में जाएगा, ये बात आपको यहाँ पर सीखनी है। Na के पास क्या चार्ज है, प्लस। अब ये भागते हुए कहाँ पर आ जाएगा, O के पास, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस, और प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण। ये हमने आपको अभी बताया कि प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। अब प्लस माइनस में होता है आकर्षण, Na प्लस फटाफट आएगा O के पास। अब दोनों साथ एक जैसे मिल गए, दोनों एकदम आपस में मिलने वाले हो गए। अब ये दोनों आपस में मिल गए, इसीलिए जल्दी घुल जाता है। अब ये जो Cl माइनस है, ये इनके पास चला जाएगा, जिसके पास H प्लस के पास, किसी के पास चला जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब ये जो माइनस है, ये प्लस के द्वारा आकर्षित कर लिया जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि फटाफट ध्रुवीय और ध्रुवीय दोनों आराम से घुल जाते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं अध्रुवीय की, जैसे Na प्लस Cl माइनस है, इसे आपने एक बर्तन में लिया। अब एक बर्तन में लेने के बाद आपने क्या किया कि इसमें आपने एक अध्रुवीय विलायक रख दिया। अध्रुवीय विलायक जैसे मान लीजिए C6H6, ये होता है अध्रुवीय, इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है। अब ये प्लस चार्ज, ये बेचारा किसके पास जाएगा, इसके पास कोई माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है इसके पास, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये है अध्रुवीय, ये ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय है। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय जब हम घोलते हैं तब प्लस माइनस चार्ज ये फटाफट जाने चाहिए, इसके लिए एक माइनस चार्ज यहाँ पर होना चाहिए, जो है नहीं ना इसके लिए। अब क्या करेंगे, ये NaCl और बेंजीन है, ये दोनों अकेले पड़े रहेंगे, अलग अलग बर्तन में पड़े रहेंगे, कभी नहीं घुलेंगे। ये कभी विलय नहीं हो पाएंगे एक दूसरे में, इनकी विलयता कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक है ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, समान समान को घोलता है, इसीलिए ध्रुवीय ध्रुवीय में घुला था। ये NaCl ये ध्रुवीय होता है, इसमें प्लस माइनस चार्ज होते हैं, ये भी ध्रुवीय। जल क्या होता है हमारा, जल होता है ध्रुवीय। और यहाँ पर हमने ध्रुवीय को घोल दिया, ध्रुवीय में हमने अपनी ये जो बात है समान समान को घोलता है, ये सही है या नहीं है, इसीलिए हमने दोनों तरह से करा। एक बार ध्रुवीय में ध्रुवीय घोला और एक बार ध्रुवीय में क्या घोला, एक बार घोला हमने अध्रुवीय, ध्रुवीय में एक बार ध्रुवीय, फिर हमने ध्रुवीय में एक बार अध्रुवीय घोल कर दिखाया कि क्या पता ध्रुवीय और अध्रुवीय घुल जाते हों। यहाँ पर क्या है, ये प्लस चार्ज ये माइनस में आ जाता है, माइनस प्लस में आ जाता है, इसीलिए ये जल्दी से घुल जाते हैं। यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, ये जो आकर्षित करने का, ये जो आकर्षित हैं, ये जो आकर्षित यहाँ पर हो रहे थे, ये यहाँ पर नहीं होंगे। और क्या करेंगे, बेंजीन और जो NaCl है ये अलग अलग बर्तन में पड़े रहेंगे। अब आपको पता लग गया, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुल गया, ध्रुवीय ध्रुवीय में कभी नहीं घुलेगा, क्योंकि समान समान को घोलता है। अब ध्रुवीय और ध्रुवीय ये समान है, यहाँ पर ध्रुवीय ध्रुवीय असमान है, एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय, इसीलिए ये दोनों कभी नहीं घुलेंगे। और आपको इससे भी याद रखना है कि प्लस माइनस चार्ज आकर्षित हो जाते हैं, इसीलिए जल्दी से ये विलय हो जाता है। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है, समान समान को घोलता है। यहाँ पर आपने ध्रुवीय और ध्रुवीय को मिलाकर देखा, और क्या करा, अध्रुवीय को अध्रुवीय में ध्रुवीय को मिलाया। अब इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, अगर हम अध्रुवीय और अध्रुवीय को मिलाएं, अध्रुवीय और अध्रुवीय को, अगर हमारी बात ये यहाँ पर ये चल रही है कि समान समान को घोलता है। अब समान समान को घोलता है, इसका मतलब क्या है कि ध्रुवीय और ध्रुवीय ये तो घुल चुके हैं। यहाँ पर आपको पता लग गया है कि ध्रुवीय और ध्रुवीय घुल जाते हैं, ध्रुवीय ध्रुवीय नहीं घुलते हैं। अगर इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि अध्रुवीय विलायक लेते हैं, अध्रुवीय विलायक
क्या लिया हमने? अध्रुवीय विलायक। एक बर्तन में हमने क्या ले लिया? अध्रुवीय विलायक। अब अध्रुवीय विलायक क्या हो सकता है यहाँ पर? बेंजीन, यहाँ पर मानी थी बेंजीन। और अध्रुवीय एक विलेय भी लेते हैं, अध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलेय। ये क्या, जैसे मान लीजिए नेफ्थलीन, नेफ्थलीन ये है अध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलायक। ये दोनों कैसे हैं? समान हैं। अब समान है तो घुलेंगे, ये तो बात आपको पता है घुलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये घुलेंगे नहीं घुलेंगे। आप जानते हैं अध्रुवीय में कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होते हैं। अब इसमें कोई चार्ज प्लस माइनस है नहीं, यहाँ पर ना प्लस है यहाँ पर माइनस, ये इसीलिए ध्रुवीय है। यहाँ पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, इसीलिए ये क्या करेंगे कि आजा भाई, बेंजीन नेफ्थलीन से कहेगा जल्दी से आजा, अब तू हमारा साथी मिल गया, क्योंकि ना हमारे पास कोई प्लस माइनस है ना तुम्हारे पास, इसीलिए आसानी से ये अध्रुवीय अध्रुवीय में घुल जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अध्रुवीय घुलेंगे अध्रुवीय में, ध्रुवीय घुलेंगे ध्रुवीय में, और ध्रुवीय अध्रुवीय कभी नहीं घुलेंगे एक दूसरे में। क्या याद रखना है कि कौन कौन घुलेंगे? समान समान घुलेंगे। ध्रुवीय मतलब घुल जाएगा ध्रुवीय में, समान की बात है तो ध्रुवीय किस में घुलेगा? ध्रुवीय में। अध्रुवीय अध्रुवीय में, ध्रुवीय अध्रुवीय ये कभी नहीं घुलेंगे। ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। ध्रुवीय किस में घुलेगा? ध्रुवीय में। अगर हम बात करें अध्रुवीय की, अध्रुवीय को हमें आराम से और तेज़ी से फटाफट घोलना है, तो हमें कैसा विलेय लेना पड़ेगा? अध्रुवीय। अगर ध्रुवीय अध्रुवीय हो, ध्रुवीय अध्रुवीय, ये कभी नहीं घुलेंगे, ये कभी नहीं जल्दी से घुलेंगे, ये आराम से घुल जाएंगे। क्यों नहीं घुलेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो होता है माइनस प्लस चार्ज। अब इसके पास कोई ऐसा गुण है जो माइनस प्लस चार्ज को आकर्षित कर सके, इसे घुलवा सके अपने साथ? नहीं है, ये तो अध्रुवीय है। ध्रुवीय है तो फटाफट ना आसानी से घुलेंगे ना हमारी विलेयता होगी कुछ, इसीलिए ध्रुवीय ध्रुवीय और अध्रुवीय अध्रुवीय ये फटाफट घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं? यहाँ पर माइनस प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर भी होता है माइनस प्लस चार्ज, माइनस प्लस के पास चला जाता, प्लस माइनस के पास आकर्षित हो जाता, घुल जाते हैं ना। यहाँ कोई चार्ज होता है, यहाँ प्लस माइनस कोई होता ही नहीं है, इधर भी नहीं होता है, इसीलिए ये घुल जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? प्लस माइनस होता है, यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। अब ये प्लस माइनस कहाँ पर जाएं? कहाँ पर जाएं? इसके पास कुछ है? कुछ नहीं है, इसीलिए ये आकर्षित नहीं हो पाते हैं और कभी नहीं घुलते हैं। प्लस माइनस में आकर्षण होता है, ये तो आपको पता ही होंगे पहले से, हमने एक बार फिर से आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस ये तो आकर्षित हो जाते हैं, यहाँ पर ये आकर्षित नहीं होते, इसीलिए कभी ये अध्रुवीय और ध्रुवीय नहीं घुल पाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में मज़ा आ रहा है ना? समान समान को घोलता है, इसी पे सब आधारित है। केवल एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट ये हमेशा याद रखना है, समान समान को घोलता है। अब ठोसों की द्रवों में विलेयता है तो क्या होगा कि जो ध्रुवीय जैसे विलेय है वो ठोस लेते हैं, विलायक द्रव यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिया हमने जल, ये जल है H2O क्या है? विलायक, तो विलायक द्रव हो गया। और विलेय क्या है? NaCl ठोस हो गया। ध्रुवीय ध्रुवीय में, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा, बस यही बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों हमने आपको विलेयता की परिभाषा में, जो ठोसों की द्रवों में विलेयता की परिभाषा में बताया था, क्या होता है कि एक निश्चित ताप लेते हैं, एक निश्चित ताप का मतलब क्या है? जब हम विलेय को घोल रहे हैं, टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम अगर NaCl को जल में घोल रहे हैं तो क्या होना चाहिए? अगर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर घोला है, जब तक हम इसकी अधिकतम मात्रा नहीं घोल देते इसमें, तब तक ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए ताप। ये होता है निश्चित ताप। अब निश्चित ताप की बात है, अगर हम ताप घटाएं या बढ़ाएं तो विलेयता किस प्रकार बदलेगी? तो ये अगर ताप बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा घुलेगा और ज़्यादा घुल जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर NaCl घुला है 20 ग्राम 100 ग्राम जल में, 20 ग्राम किस में घुला है? 100 ग्राम जल में। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ये मात्रा क्या बढ़ेगी? क्या और 25 हो जाएगी? या अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या ये मात्रा 15 ग्राम रह जाएगी और कम घुलेगी? ये बात आपको यहाँ पर अब क्लियर करनी है। ये पूरा
अब कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, सब लिखा हुआ बिगड़ गया, लेकिन आपको क्या रखना, याद रखना है, ध्रुवीय ध्रुवीय में, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है। यहाँ पर हम एक बात बता रहे हैं आपको कि टेम्परेचर निश्चित लेते हैं। अब टेम्परेचर को अगर आपने घटाया या बढ़ाया, टेम्परेचर को मान लीजिए 25 से 30 कर दिया, पहले 25 था, 25 पर सामान्य घटना चल रही थी, 25 पर क्या था, पूरा साफ कर दे रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने उसको अधिकतम मिला दिया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने चीनी को जो चीनी है उसे आपने जल में क्या करा, जल में अधिकतम घुला दिया, जितनी चीनी घुलनी थी वो घोल दी। अब क्या करेंगे आप, जल कितना है 100 ग्राम, चीनी मान लीजिए आपने 15 ग्राम चीनी घोल दी, कब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अब आपने क्या करा, आपने सोचा ताप हम जब समान लेते हैं, अब ताप को घटाएं या बढ़ाकर देखें। मान लीजिए आपने बढ़ाकर कर दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो चीनी है ये इसमें क्या 25 ग्राम घुल जाएगी, या और मान लीजिए जैसे 10 ग्राम ही घुल पाएगी, कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। ताप को बढ़ाने पर चीनी जो विलेय की घुलने की क्षमता है, विलेय की घुलने की क्षमता, आ गई बात भाई, विलेय की घुलने की क्षमता घट जाएगी या बढ़ जाएगी, ये बात है। विलेयता घटेगी या बढ़ेगी, ताप बढ़ाने पर घटेगी या बढ़ेगी, वही अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों ये देखेंगे हम कि ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है या बढ़ती है। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि ताप बढ़ाने पर कैसे विलेयता बढ़ती है या घटती है, वो सीखेंगे। विलेयता पर ताप का प्रभाव, मतलब ताप बढ़ाने पर विलेयता का क्या प्रभाव पड़ता है, विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ जाता है जब हम ताप को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ताप बढ़ाने पर अधिकांश ठोसों की विलेयता बढ़ जाती है, ग्रो कर जाती है, ये बढ़ती है विलेयता अधिकांश ठोसों की। लेकिन कुछ पदार्थों की विलेयता घट जाती है, ये क्या होती है, घट जाती है। कुछ पदार्थों की विलेयता घटती है जबकि अधिकांश पदार्थों की विलेयता बढ़ जाती है। अब आपको ये याद नहीं करना है ना रटना है कि कुछ पदार्थों की घट जाती है, कुछ पदार्थों की बढ़ जाती है। कौन ऐसे पदार्थ हैं जिनकी बढ़ जाती है, कौन ऐसे पदार्थ हैं जिनकी घट जाती है, ये हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे क्यों बढ़ जाती है, क्यों घट जाती है। क्योंकि दोस्तों देखो एक बात है कि जैसे आप यहाँ पर जितना टॉपिक क्लियर करना चाहें आपकी मर्जी, आपके पास अगर समय नहीं है तो आप आधी वीडियो देख सकते हैं, आधे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, और जब आपको दोबारा समय मिले तब आप दोबारा से और टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है, क्या है वो बात, बहुत अच्छी बात है कि जल्दबाजी में 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है, जल्दबाजी में 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि आप धीरे धीरे मन लगाकर एक किताब 10 बार पढ़ लो। जल्दबाजी में 10 किताबों को मत पढ़ो, धीरे धीरे मन लगाकर एक किताब 10 बार पढ़ लो। तो ये बात है। अगर आपके पास समय नहीं तो आप आधी वीडियो देख सकते हो, जब आपको समय मिले दोबारा से देख लो। लेकिन जितना भी देखो मन लगाकर फोकस करो, क्योंकि ये जो चैनल है ये आप नॉन प्रॉफिट है। यहाँ पर जब भी आप आते हैं आपका केवल एक पर्पस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, केवल और पढ़ाई, केवल और केवल पढ़ाई। आपको अगर इधर उधर की बातें व्यथित करती हैं तो आपको उस समय पढ़ना ही नहीं चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। जब आपका मन बिल्कुल फ्रेश हो तब आपको पढ़ाई करनी चाहिए। फिर आपको इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। जब तक पढ़ें, जितना भी पढ़ें, हम ये नहीं कहते पूरी वीडियो एक ही बार में देख लो, जितना भी आपको पढ़ना हो, जितना भी आप पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। फिर उस समय आप कोई भी आपके मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए जो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे। तो यहाँ पर अधिकांश ठोसों की विलेयता बढ़ती है जबकि कुछ ठोसों की विलेयता घटती है, ये आपने पढ़ लिया। लेकिन कौन ऐसे ठोस हैं जिनकी बढ़ जाती है, कौन ऐसे ठोस हैं जिनकी घट जाती है, ये भी बताएंगे। और क्यों बढ़ जाती है, क्यों घट जाती है, बहुत आपको डीपली ले जाकर पढ़ा रहे हैं। अब देखो ये विलेय प्लस विलायक विलयन, ये आप बहुत अच्छे से पता है। विलेय प्लस विलायक क्या होता है, विलयन। विलेय प्लस विलायक क्या होता है, विलयन। ये आपको पता है कि विलयन किन से मिलकर बना था, विलेय प्लस विलायक। आपने 2 प्रक्रम पढ़े हैं। कौन से प्रक्रम पढ़े, एक पढ़ा है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी,
दूसरा ऊष्मा क्षेपी पढ़ा होगा। ऊष्मा शोषी में क्या होता है कि जब ये प्रक्रम होता है, जैसे जब आपने विलय प्लस विलायक को मिलाकर विलयन बनाया था, तब अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रम है उसका मतलब क्या है, ऊष्मा अवशोषित की जा रही है। अब यहाँ पर हम पहले ऊष्मा शोषी प्रक्रम की बात करेंगे, दोनों को हम क्लियर करेंगे, फिर आपको बताएंगे कब कम हो जाती है विलेयता, कब विलेयता घट जाती है, कब बढ़ जाती है, कब घट जाती है, कब बढ़ जाती है। विलय प्लस विलायक को मिलाकर विलयन बनाया। पहला पॉइंट पहले देखेंगे ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का मतलब क्या है, विलेयता जो ऊष्मा शोषी है, जब हम इसमें विलय प्लस विलायक मिलाकर विलयन बना रहे थे तब ऊष्मा अवशोषित की जाएगी। ऊष्मा शोषी का मतलब क्या है, ऊष्मा अवशोषित की जाएगी। आपको यहाँ पर ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा आपको लगानी पड़ेगी, तब जाकर विलयन बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर आपको ऊष्मा देनी है। ये हो गई पूरी प्रक्रिया ऊष्मा शोषी की कि विलय प्लस विलायक प्लस ऊष्मा बराबर विलयन बना। अब क्या है कि ताप बढ़ा रहे हैं हम। ताप क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई बर्नर से हम क्या कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, ये जला रहे हैं नीचे से। अब इसे ताप मिल रहा है, मतलब यहाँ पर ताप हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ताप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ताप इसे दे रहे हैं। अब ताप दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट से मिलना है, क्या है, ला सातेलिए का नियम। आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ला सातेलिए नियम का क्या महत्व होता है, अब आपको ये भी जानना है। आपने पढ़ा तो बहुत अच्छे से था, अब उसका महत्व क्या है ये आपको जानना है। ला सातेलिए ने क्या बताया था, ये वैज्ञानिक हैं, बहुत महान वैज्ञानिक। इन्होंने क्या बताया कि अगर हम किसी अभिक्रिया की सांद्रता ताप दाब में परिवर्तन करते हैं, यहाँ पर हमने किस में परिवर्तन करा है, ताप में। से ताप अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमने कह दिया 35। किस में परिवर्तन करा, ताप में। अगर हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में भागेगी जिधर उसका ताप कम होता हो। मतलब अगर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया 25 से, तब अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी, ऐसा प्रयत्न करेगी कि उसका ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड फिर से हो जाए। ये किसका नियम है, ये ला सातेलिए का नियम है कि अगर हम अभिक्रिया में कोई परिवर्तन करते हैं, अभिक्रिया में अगर कोई परिवर्तन करते हैं, तब अभिक्रिया उस दिशा में भागेगी, उस दिशा में गतिमान होगी जिधर उसके किए गए परिवर्तन को वो दूर कर सके। यहाँ पर हमने ताप में परिवर्तन करा, अब अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर वो अपने ताप को कम कर सके। अब देखो विलय प्लस विलायक, यहाँ पर ये ऊष्मा ऐड करी। यहाँ पर ताप ज़्यादा है या इधर ताप ज़्यादा है, ताप किधर ज़्यादा है, ताप ज़्यादा है इधर, क्योंकि यहाँ पर ये ऊष्मा लगाई हमने, ऊष्मा इसने अभिक्रिया ने ली, अभिक्रिया ने इधर विलय प्लस विलायक ने ऊष्मा ली, फिर जाके विलयन बना। तो ताप किधर ज़्यादा है, इधर, क्योंकि इधर ऊष्मा है। इधर ताप कैसा है, ज़्यादा, ताप कैसा है, ज़्यादा। इधर कैसा है, ताप कम। ताप कम या ज़्यादा, या इधर से ऐसे भी समझ सकते हैं, ताप कम ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसको ताप दे रहे हैं, उसको ताप दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ताप ज़्यादा। अब यहाँ पर ताप ज़्यादा है। अब हमने बताया कि अभिक्रिया किधर जाएगी, जहाँ पर उसका ताप कम होता हो। इधर ताप ज़्यादा है, ताप बढ़ा दिया हमने, ताप कम इधर है। अब अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, ताप ज़्यादा से ताप कम की ओर, इधर से उधर की ओर। मतलब आप विलय प्लस विलायक को धमाधम मिलाते जा रहे हैं, फटाफट विलयन बनता जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया तो वैसे भी इसी दिशा में भागेगी, क्योंकि वो भी चाहती है, इसी में उसे भी पसंद है कि ताप ज़्यादा से कम की ओर जाएं, और ज़्यादा इधर है और भागेगी इधर। मतलब विलय प्लस विलायक को अगर मिला दिया तुरंत विलयन बन गया, तुरंत विलयन बन गया। इसका मतलब क्या है, विलेयता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी, क्योंकि विलय होने की क्षमता थी वो बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर ताप ज़्यादा से अब ताप कम की ओर अभिक्रिया भाग रही है। यहाँ पर इसका ताप ज़्यादा हो गया, अब क्या कर रही है कि ये चाह रही है कि हम वैसे ही उसी ताप में आ जाएं, तो ये किधर भागेगी, जिधर उसका ताप कम होता हो। अब ताप इधर कम होता है, इसीलिए ये इधर भागेगी। अब विलय प्लस विलायक से क्या बनेगा, विलयन, मतलब फटाफट विलयन बनता जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया इससे इधर की ओर जा रही है। विलय प्लस विलायक मिलाया तुरंत विलयन, विलय प्लस विलायक मिलाया तुरंत विलयन, मतलब विलय होने की क्षमता बढ़ गई और विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विलेयता हमारी
बढ़ जाएगी। तब हमने ताप बढ़ाया तो क्या हुई, विलेयता बढ़ गई। ये कुछ पदार्थों के लिए होता है जिसमें ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है, जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उनके लिए ये होता है, ताप बढ़ाओगे विलेयता बढ़ जाएगी। ऊष्माशोषी के लिए हो गया। इसी प्रकार ऊष्माक्षेपी के लिए पढ़ाएंगे। लासातेली नियम का बहुत ज़्यादा यूज है, उसे आपको कभी नहीं भूलना है। क्या है कि अगर हमने ताप बढ़ा दिया, यहाँ पर 25 से 35 कर दिया, तो अभिक्रिया उस दिशा में भागेगी जिधर उसका ताप कम होता हो। अब यहाँ पर हमने ताप ज़्यादा करा, अब इधर ताप कम है क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा नहीं है, इधर है ऊष्मा, तब ज़्यादा से किधर भागेगी, कम की ओर। ये है इसका फंडा, यही है कि ताप बढ़ाओगे विलेयता बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, ये हमने आपको बता दिया, आपको याद रखना है। और ये कौन कौन से ऐसे ठोस पदार्थ हैं, जब हम ऐसे कौन से ठोस पदार्थ हैं जिनके लिए होता है, एग्जाम्पल इसका देते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है जैसे NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NH4Cl, क्या हो सकता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसे नौसादर भी बोलते हैं। और क्या हो सकता है NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। वैसे ये कहीं ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, ना ये कोई इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आपको केवल यही है कि ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, घट जाती है, ये याद रखना है। कब बढ़ जाती है, कब घट जाती है, ये भी याद रखना है। क्यों बढ़ जाती है, क्यों घट जाती है, ये भी याद रखना है, बस और कुछ नहीं है। अब मान लीजिए ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कुछ हो गया, ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा निकल जा रही है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम को हम अब पढ़ेंगे। विलेय प्लस विलायक को मिलाने से क्या बनता है, विलेय प्लस विलायक को मिलाने से आप बोलेंगे विलयन बनता है। ये तो हमें अच्छे से पता है विलयन बनता है। अब विलयन तो बना, ये सिंपल है, विलेय प्लस विलायक को मिलाने से विलयन। यहाँ ऊष्मा यहाँ पर ऐड हो रही थी, अब शोषित हो रही थी, यहाँ क्या होगी, ऊष्मा विलयन से बाहर निकल जाएगी, ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब ऊष्मा विलेय प्लस विलायक से बाहर निकलेगी। अब यहाँ पर वही करना है कि अब क्रिया तो ताप कम से ताप ज़्यादा की ओर जाएगी। जैसे ताप अगर बढ़ाया है तो क्या करेगी, वो उस दिशा में जाएगी जिधर कम होता हो। अगर हमने कम करा तो वो उधर जाएगी जिधर उसका पहले ज़्यादा था। लासातेली नियम का यूज यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर देखो ताप बढ़ाया, हमने क्या करा, ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाते गए, अब ताप बढ़ा रहे हैं, इसे हम गर्म कर रहे हैं। अब ताप ज़्यादा किधर होगा, ताप ज़्यादा होगा इधर, क्योंकि इधर ऑलरेडी ऊष्मा है, इधर तो ऊष्मा का भंडार ही है, इधर तो गर्मी का भंडार है। सिंपल भाषा में इधर ज़्यादा गर्मी है क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा है, ऊष्मा जिधर है उधर ताप ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, ताप ज़्यादा। ताप कैसा है, ज़्यादा, और ताप इधर क्या है, कम। अब अभिक्रिया किधर भागेगी, ताप ज़्यादा से ताप कम की ओर। ये लासातेली इनका नियम है, कितना अच्छा नियम है, ताप ज़्यादा से ताप कम की ओर अभिक्रिया भागेगी। लेकिन अब की बार किधर भागेगी, इधर, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हमें काम करना है, ना कि अपने हिसाब से। फिर ऐसा तीर नहीं लगा सकते, इसमें लगा लिया, इसमें क्यों नहीं लगाएंगे। ताप ज़्यादा तो इधर है, इधर ऊष्मा है, लेकिन इधर कम है, इसीलिए ये उल्टी दिशा में भागेगी। अब क्या होगा, जो विलयन बना है, जैसे मान लीजिए नमक प्लस जल बना है, इसका जो विलयन है उसमें से नमक और जल ये अलग होने लगेंगे अगर हम ताप बढ़ाएंगे। ये कुछ यौगिक होते हैं, इनके लिए होता है। ताप बढ़ाया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकली, इधर ताप ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया। अब अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, जिधर उसका ताप कम होता हो, जिधर उसका ताप कम होता हो, कम इधर होता है, कहीं भी कम हो। अभिक्रिया को यह मतलब नहीं है किधर कम हो रहा है, जिधर कम हो रहा है वो उसी के पास जाएगी। वो तो ताप कम से जब ताप ज़्यादा इधर हो गया, अब ताप कम की ओर आएगी, मतलब इधर से इधर आएगी। अब अभिक्रिया कहाँ आ रही है, विलयन से विलेय प्लस विलायक में आ रही है। मतलब विलेय प्लस विलायक को यहाँ पर विलयन बन रहा था, जितना विलयन प्लस विलायक धमाधम मिला रहे थे विलयन बनता जा रहा था, मतलब विलेयता बढ़ती जा रही थी। लेकिन यहाँ जितना मिलाया है वो भी इसमें विलेय प्लस विलायक में टूटने लगेगा, मतलब विलेयता कम हो जाएगी। ताप अगर हमने बढ़ाया है तो विलेयता कम हो जाएगी। समझ में आया,
कैसे प्रक्रियाओं में? जब ऊष्मा हमारी निकलती है, जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तब के प्रक्रमों में क्या होता है कि ताप बढ़ाएंगे, विलेयता और कम हो जाएगी और उसके घुलने की क्षमता कम हो जाएगी। कब कम होगी? जब ऊष्मा बाहर निकल रही हो। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको केवल याद रखने बता दिया कि अगर एग्जाम्पल कहीं पूछे तो आपको बता देना है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या होता है? इनमें यही होता है कि जब हम इसे जल में मिलाते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में मिलाते हैं तो और ज़्यादा बहुत खौलने लगता है, तब उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तब ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है। मतलब ऊष्मा बाहर निकली, जब विलयन बन गया तब और ताप ज़्यादा हो गया। और जब विलेय प्लस विलायक था, जब विलयन नहीं था तब ताप कम था। तब किधर भागेगी? जब विलयन नहीं था, मतलब ताप कम की ओर भागेगी और विलेय प्लस विलायक में विलयन टूटने लगेगा, मतलब विलेयता कम हो जाएगी। कब कम हो जाएगी? जब ऊष्मा बाहर निकल रही हो। अब आपको केवल इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, केवल और केवल इनका हम केवल सार बता रहे हैं। इसका सार क्या है? ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी दो प्रक्रम होते हैं, जिनमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ऊष्मा शोषी, जिनमें उत्सर्जित की जाती है, ऊष्मा क्षेपी। इनमें क्या होता है? ताप हमने क्या करा? ताप को बढ़ाया। अब आपको इसमें क्या याद रखना है? विलेयता क्या हो जाएगी? विलेयता कम हो जाएगी। ऊष्मा क्षेपी में विलेयता कम हो जाएगी। और विलेयता कब बढ़ेगी? जब ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो। इस तरह से ऊष्मा शोषी में ताप ज़्यादा से ताप कम की ओर जाएगी। अब क्रिया तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो ताप ज़्यादा से ताप कम की ओर जाएगी। ये लासातेलिय नियम इन्होंने कितना अच्छा नियम दिया था। लेकिन विलेय प्लस विलायक से विलयन की ओर जा रही है, इसीलिए विलेयता बढ़ गई। यहाँ विलयन से विलेय प्लस विलायक की ओर जा रही है, इसीलिए इसकी विलेयता यहाँ पर कम हो गई। कब कम हुई? जब ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है और ऊष्मा शोषी प्रक्रम में बढ़ गई। ये तो है विलेयता पर ताप का प्रभाव। अब यहीं पर हम आपको इसका बताते हैं प्रेशर का। अगर ये बस कुछ नहीं, प्रेशर में कुछ नहीं है, आपको केवल समझना है बस। प्रेशर में क्या होता है? जब हम ताप बढ़ाते हैं तब दो प्रकार से होती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कब हो जाती है, कब नहीं होती है, कैसे होती है, ये बता दिया। अब दाब में देखते हैं, प्रेशर में देखते हैं। आप जानते हैं कि द्रव और ठोस दोनों असंपीड्य होते हैं। जैसे ये लोहे का टुकड़ा है, इसे आप नहीं दबा सकते, असंपीड्य हो गया। अगर बर्तन में द्रव भरा है, द्रव को आप दबा नहीं सकते, द्रव का आकार तो बदला जा सकता है। एक बात तो आप मानोगे, द्रव का आकार बदला जा सकता है, लेकिन द्रव को दबाया नहीं जा सकता है। आकार बदलना अलग बात है, दबाना अलग बात है, उसे कंप्रेस करना अलग बात है। ये ठोस हो गया, अब ये द्रव हो गया, इन्हें दोनों को दबाया नहीं जा सकता। मतलब अगर हम दबाकर चाहते हैं कि विलेयता बढ़ जाए या घट जाए, हम चाहते हैं कि पानी में कोई पदार्थ घोला और हम दबाकर विलेयता बढ़ा या घटा दें, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि पानी पर या ठोस पदार्थ पर, द्रव पर या ठोस पदार्थ पर कोई प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे दाब कितना भी हो। ताप का है, ताप का तो है, बढ़िया है, मज़ेदार है ताप का प्रभाव, कभी कम कभी ज़्यादा। ऊष्मा क्षेपी में कम विलेयता, ऊष्मा शोषी में ज़्यादा विलेयता। और इसमें क्या है? प्रेशर में 0 इफेक्ट है, इफेक्ट कोई नहीं है। मज़े ही नहीं आएगा प्रेशर में दबाते हुए। जब दबाएंगे आप इसे तब ये भी कंप्रेस नहीं होगा, ना पानी, कोई फायदे नहीं होगा। तो इसीलिए हम प्रेशर कितना भी लें, विलेयता समान रहती है, केवल ताप पर निर्भर करती है। अब दोस्तों मज़ा आया हो इस क्लास में तो बताना। इस तरह से हम आज की क्लास को समाप्त करने वाले हैं। इस तरह से हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार फिर बताते हैं। विलेयता के बारे में जाना। विलेयता क्या होती है? एक निश्चित विलायक में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा और एक निश्चित ताप पर, टेम्परेचर निश्चित है। अब यहाँ पर हमने ठोसों की द्रवों में पढ़ी थी, मतलब हम जैसे एग्जाम्पल लेते थे कि चीनी को पानी में घोला, उस तरह से विलेयता पढ़ी कि किसी ठोस पदार्थ को अगर हम किसी द्रव में घोलते हैं तो 100 ग्राम अगर जल है उसमें चीनी कितनी अधिकतम घुल सकती है,
अगर एक निश्चित ताप लेते हैं, निश्चित ताप पर चीनी 100 ग्राम जल में कितनी घुल सकती है भाई, उसकी विलेयता। अब विलेयता का मात्रा ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक बताया था, और जो चीनी अधिकतम घुल गई वो विलयन कौन सा था, संतृप्त विलयन था। संतृप्त विलयन का मतलब क्या है, अब वो विलयन तृप्त हो गया है, अब उसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है। ये ताप का प्रभाव पढ़ा था हमने, ताप का प्रभाव। और आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बताया था, समान समान को घोलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय में, अध्रुवीय अध्रुवीय में। हम ये बात आपको बताते तो हैं ध्रुवीय अध्रुवीय में नहीं घुलता है, या ध्रुवीय ध्रुवीय में घुल जाता है, लेकिन आपको ये भी बताते हैं क्यों नहीं घुलता है, क्यों घुल जाता है। इसीलिए आपको हमने सब बताया था। उसमें ऊष्मा, यहाँ पर ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी में भी बताया था कब विलेयता कम होती, कब बढ़ जाती है, और हमने वहाँ भी बताया था कि ध्रुवीय ध्रुवीय में क्यों घुलते हैं, अध्रुवीय ध्रुवीय में क्यों घुलते हैं, और ध्रुवीय और अध्रुवीय ये दोनों आपस में क्यों नहीं घुलते हैं। यहाँ पर ये विलेयता पर ताप का प्रभाव बहुत अच्छे से पढ़ा। दाब का प्रभाव कोई पढ़ता नहीं है, दाब की कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है। अब दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्या रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ पर गैसों की द्रवों में विलेयता हो जाएगी जब हम गैस को द्रव में घोलेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गैस को द्रव में घोलेंगे, गैस को द्रव में घोलेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में।